Hello guys, myself Pooja and you are in Pooja's class. So last time I have taught about the Ohm's law, resistance, graph, okay. Now related to it only one more topic is there, that is failure from the Ohm's law. ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी डिवाइसेस हैं वो सभी Ohm's law को ओबे करें. Ohm's law क्या होता है? Ohm's law ये स्टेट करता है कि जब फिज़िकल कंडीशंस कांस्टेंट हैं जैसे कि टेम्परेचर और मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. मतलब अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो करंट भी बढ़ेगा, तो हमें क्या मिलेगी उन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन. लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ओम्स लॉ ओबे हो. ठीक है, जब करंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, व्हेन द करंट इज़ वेरी हाई, क्लियर, उस समय ये होगा कि बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा. तो यहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं हुआ. वंस अगेन, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जब भी हमने करंट पास किया किसी कंडक्टर से, ठीक है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट की तो हीट प्रोड्यूस होती ही है. लेकिन अगर करंट का जो अमाउंट है, करंट का जो मैग्नीट्यूड है बहुत ज़्यादा है, तो जो हीट प्रोड्यूस करेगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा. अगर हीट ज़्यादा हुई तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ा तो फिर ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो पाएगा. क्यों? टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कांस्टेंट कहाँ रह पाएगा भाई, जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा. ठीक है, क्योंकि कोलिशन जो होगा ना इलेक्ट्रॉन्स का आयंस के साथ, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा. अगर टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स. जैसे काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्या होंगे, कोलिशंस होंगे. जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट कोलिशंस होंगे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा. अब रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहा क्या, नहीं रहा. रेजिस्टेंस इज़ नो मोर कांस्टेंट. देयरफॉर द डिवाइसेस इन विच द करंट इज़ वेरी हाई, क्लियर, अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा है तो जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, और अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा. सो इट विल डेविएट फ्रॉम ओम्स लॉ, क्लियर. और जनरली जो हमें ग्राफ मिलता है V और I के बीच में स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्लियर. बट अगर करंट की वैल्यू एक्सीड हो रही है तो फिर वो डेविएट करेगा अपने पाथ से. ठीक है, जो कर्व लाइन है ना, ये शो कर रही है डेविएशन फ्रॉम ओम्स लॉ. कर्व लाइन जो है वो शो कर रही है कि ये जो है ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये फेलियर हो गया, क्लियर. सेकेंड एग्जाम्पल इज इन सेमी कंडक्टर्स. सेमी कंडक्टर्स आप पढ़ेंगे. सेमी कंडक्टर्स पूरा एक चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस करके, उसमें यू विल स्टडी अबाउट द सेमी कंडक्टर्स. बट इन शॉर्ट, सेमी कंडक्टर्स वो डिवाइसेस होते हैं जिसका अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ रही है. ठीक है, इन शॉर्ट. नाउ सेमी कंडक्टर का एग्जाम्पल है कि PN जंक्शन डायोड. विच डायोड? PN जंक्शन डायोड. ठीक है, तो जो PN जंक्शन डायोड है वो क्या करता है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है. उसमें जो करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन है वो डिपेंड करेगा कि आपने कैसा कनेक्शन किया है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से या पॉजिटिव को नेगेटिव से. यू विल स्टडी इन दैट चैप्टर. अगर मैं अभी बताया तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड. आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जो सेमी कंडक्टर है अगर एग्ज़ाम में आता है तो उसमें एग्जाम्पल है PN जंक्शन डायोड. आप लिख सकते हो PN जंक्शन डायोड, क्लियर. जो PN जंक्शन डायोड है इट डज़ नॉट फॉलो ओम्स लॉ, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ब्रेक डाउन हो जाता है, करंट सडनली क्या हो जाता है, राइज हो जाता है. तो और यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर करंट विल सडनली राइज. तो ये हुआ फॉरवर्ड बायस और ये हुआ रिवर्स बायस. ठीक है, आप पढ़ेंगे ये डिटेल में इस पूरे चैप्टर में. फिर अभी के लिए इतना सफिशिएंट है कि
सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। क्लियर। और सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो ऐसे डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल वेरी गुड एग्जांपल इज सोलर पैनल, सोलर सेल। आप लोगों ने देखा होगा कि जब सोलर एनर्जी उस पर इंसिडेंट होती तभी वो क्या करता है, वर्क करता है। तो उसमें कौन सा डिवाइस है, कौन सा मटीरियल है, उसमें सेमीकंडक्टर्स कनेक्टेड हैं। क्लियर। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट करते हैं। इन डिटेल यू विल रीड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चैप्टर। तो यू कैन सी कि वी और आई के बीच में हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है। अगर हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, और अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्टिकुलर वोल्टेज पर करंट इज राइजिंग सडनली, पूरा फुल डिफ्लेक्शन शो कर देता है एमीटर। एक पर्टिकुलर पोटेंशियल को उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। या पढ़ोगे आगे, अभी बताऊंगी तो यू मे गेट कन्फ्यूज्ड। ठीक है। तो ये एक ओम्स लॉ का फेलियर का एग्जांपल है, दैट इज सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। मतलब वी और आई के बीच में हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, तो इसका मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टिविटी। आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा बट स्टिल अगेन इट इज़ देयर। रेजिस्टेंस जो है, द नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टिविटी। हम इसे थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी इसे पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा 10th क्लास में कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब अगर लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। क्यों होगा? अगर लेंथ ज़्यादा है तो टकराने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर नैरो पाथ से आपको जाना है तो आपके टकराने के चांसेस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन का कोलिजन ज़्यादा हो सकता है वॉल्स के साथ। ठीक है। तो लेंथ ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? जैसे अगर अपने वायर का छोटे से छोटा पीस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कट किया तो क्या मिलेगा आपको? सर्कल। उसे बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, एरिया अगर कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। इफ़ यू रिमूव द साइन देन यू विल गेट R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। अब यहाँ पे जो रो है ना वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसे कर रहा है? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल। ठीक है। अब ये रो जो है वो R के बराबर कब होगा? When this rho will be equal to R, when L is equals to 1 meter and A is equals to 1 meter square। ठीक है। जब लेंथ कितना होगा? 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना होगा? 1 मीटर स्क्वायर, तब जो है हम डिफाइन कर सकते हैं किसे? रेजिस्टिविटी को। सो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस of the material whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका यूनिट क्या होगा? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी फ्रॉम दिस इक्वेशन? बताइए आप। ओम। यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर स्क्वायर अपॉन ये नीचे जाएगा तो मीटर। सो यू आर रिमेनिंग विद ओम मीटर। तो ओम मीटर इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है। तो अब ये जो रेजिस्टिविटी है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? हम वो फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में हम निकालेंगे किसकी वैल्यू? रेजिस्टिविटी की वैल्यू वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। ठीक है। सो अंडरस्टूड यार? रेजिस्टिविटी का मीनिंग समझ में आया? ओके। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग कि ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? फैक्टर्स on which resistivity depends। किन फैक्टर्स पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी? ठीक है। अब अगर हमें ये रिलेशन फाइंड आउट करना है तो पहले हम डिराइव करेंगे एक रिलेशन कि रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी और फिर कैसे करेगी हम इसे कंक्लूड कर पाएंगे। ठीक है।
तो हमें पता है हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था ई टाउ अपॉन एम, डू रिमेंबर? यहाँ पर टाउ रिलैक्सेशन टाइम, ई चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और एम जो है डेट इज मास ऑफ द चार्ज। क्लियर? सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इज इक्वल्स टू ई टाउ अपॉन एम होता है, ये हमें पता है। क्लियर? नाउ वी ऑल्सो नो द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? एन ई ए वी डी। आपको याद होगा एन नंबर डेंसिटी, ये याद रखना कि नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नंबर डेंसिटी है। नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? ई इज चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? सो वी हैव दिस फॉर्मूला ऑल्सो। अब यहाँ पे हम वी डी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पर रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने अभी देखा था। क्लियर? सो वी आर गोइंग टू डिराइव दैट फॉर्मूला। सो एन ई टाउ अपॉन एम, ठीक है, ये हो गया किसका फॉर्मूला हमने रख दिया यहाँ पर? वी डी की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है, ठीक है। तो ई इंटू ई को आप ई स्क्वायर लिख सकते हैं, करेक्ट, बाकी सब कुछ एज इट इज। नाउ ई है हमारे पास, ठीक है, ई को हम क्या लिख सकते हैं? वी अपॉन एल। कैन वी राइट ई इज इक्वल्स टू वी अपॉन एल, पोटेंशियल ग्रेडियंट, टू रिमेंबर। तो ई की प्लेस पे हम रखेंगे वी, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, डू रिमेंबर और नॉट? वी अपॉन एल लिख सकते हो आप ई को, तो ई की प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया? वी अपॉन एल। अब तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि अब हमें क्या करना है। हमें पता है कि वी इज इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर। वी नो डैट वी इज इक्वल्स टू आई आर। तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे वी अपॉन आई की वैल्यू। किसकी? वी अपॉन आई। या हम ऐसा करते हैं, पहले वी को उधर ले जाते हैं, अदरवाइज यू मे गेट कन्फ्यूज्ड। तो आई अपॉन वी को आप नीचे ले गए, यहाँ क्या बचा? एन ई स्क्वायर ए, ठीक है, टाउ, और अपॉन में क्या हमारे पास? एल है वो, हाँ, ई इज इक्वल्स टू वी अपॉन एल। इट इज़ एल नॉट ई। नाउ वी नो डेट वी अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर होता है, लेकिन हमें आई अपॉन वी मिल रहा है, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो आपको मिल जाएगी वी अपॉन आई की वैल्यू। तो वी अपॉन आई इज इक्वल्स टू एल, ठीक है, अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। हमारा m कहाँ गायब हो गया? m अपॉन में चल रहा था, यस, m है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर m है। ओके, सो v अपॉन आई को आप क्या लिख सकते हो? r, और r इज इक्वल्स टू क्या होता है? रो l अपॉन a होता है, ठीक है। तो l अपॉन a को छोड़कर, l अपॉन a को छोड़कर जो पूरी वैल्यू है उसकी प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो? रो। क्लियर? तो यहाँ से हमें रो की वैल्यू मिल चुकी है। रो इज इक्वल्स टू एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ। क्लियर? तो यहाँ से दो कॉन्क्लूजन्स निकले। दिस इम्प्लाइज दैट रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, फर्स्ट केस, फर्स्ट कॉन्क्लूजन, एंड रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी कम, अगर रिलैक्सेशन टाइम कम है तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा। ऑब्वियसली इट इज़ मोर। कैसे? देखिए, अगर उसके पास रिलैक्सेशन टाइम कम है, मतलब दो कोलिशंस के बीच का जो टाइम है वो कम है, ठीक है, अगर टाइम कम होगा तो क्या होगा? जल्दी जल्दी कोलाइड होगा। अगर जल्दी जल्दी कोलाइड होगा तो पहुँचने में देर होगी, अगर पहुंचने में देर हुई तो वेलोसिटी कम होगी, अगर वेलोसिटी कम है तो करंट विल आल्सो डिक्रीज। अंडरस्टूड? इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी। अब नंबर डेंसिटी कैसे पता चलेगा आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट वॉल्यूम में कितने हैं, तो वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटीरियल पर। तो अगर नंबर डेंसिटी ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी कम, अगर नंबर डेंसिटी कम है तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। सो thank you for watching. That's all for today. We'll meet in the next lecture.